हाँ जी भाई। भाई देखो, आज हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने बात की थी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी की, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की। उससे पहले कुछ कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है जिनको आपको बेसिक्स याद रखना है। जैसे कोई आपसे पूछ लीजिए मोशन क्या होता है, मोशन किसे बोलेंगे, तो मोशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट की या किसी पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज हो। मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन अपने पास किसी ए पॉइंट पे है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है उस पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे पहुँच जाती है, बी पॉइंट पे। तो यानी इस पार्टिकल की पोजीशन कुछ टाइम पहले यहाँ पे थी, जैसे ही टाइम बदला यहाँ पे पहुँचा, तो ये कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल देखें कि सन राइजिंग के समय ईस्ट में होता है और सनसेट के दौरान वेस्ट में चला जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम बीतता है सन की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज होती है। क्लियर? हम ये सब बोल रहे हैं अर्थ के रिफरेंस ऑफ फ्रेम के आधार पे। तो मोशन का मतलब सीधा सा हो गया कि एक पार्टिकल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज हो। देखो, जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये हम मैकेनिक्स फिजिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। मैकेनिक्स क्या होता है? तो मैकेनिक्स एक्चुअल में फिजिक्स की ही ब्रांच है जो किसी पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट की मोशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिफाइन करती है। ठीक है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इट इज़ ए physics which deal motion state और इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, ये फिजिक्स की ब्रांच है जो अपने पास डील करेगी मोशन स्टेट या इक्विलिब्रियम स्टेट। हम देखो मैकेनिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है स्टैटिक्स। उसके बाद आता है काइनेमेटिक्स। और तीसरे पे आता है डायनामिक। देखो, स्टैटिक्स का मतलब होता है कि एक पार्टिकल की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट से ना चेंज हो। मतलब मैं सीधा सा बोलूँ तो ये कह सकता हूँ कि एक बॉडी जिस पर नेट फोर्स 0 हो, क्लियर है, यानी वो अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट में लाई करे। क्लियर है, नेट फोर्स 0 होगा और इक्विलिब्रियम स्टेट में रहेगी। यानी सीधा सा मतलब ये है कि उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज नहीं होगी। दी पोजीशन बोल दे या फिर कोऑर्डिनेट बोल दे, ऑफ द पार्टिकल does not change with respect to time। या मैं एक सिंपल सा वे में बोल दूं कि ए ऑब्जेक्ट लाइंग इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, जैसे अपने पास एक टेबल पर एक बुक रखी है, ये बुक है जो किसी टेबल पर रखी हुई है। ठीक है,
तो इस बुक की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज नहीं हो रही, तो ये इसकी स्टैटिक्स पोजीशन कहलाएगी। काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट्स से चेंज होगी, तो हम क्या बोलेंगे, द पोजीशन या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। यानी वो मोशन स्टेट के बारे में डिस्क्राइब करेगा, और साथ में आपको याद रखना है कि इसके अंदर काजेज ऑफ मोशन के बारे में नहीं बतलाया जाएगा। मतलब हम ये तो कह देंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसके कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज हो रहे हैं, बट causes of motion state does not define। ठीक है। अच्छा, डायनामिक में क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट्स में चेंज होगी। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं इनके। द पोजीशन या फिर कोऑर्डिनेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट and also define the causes of motion state। देखो, जैसे हमने बोल दिया कि ये कार है, ये 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है। ये कार ले ली, हमने बोल दिया कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रही है, तो हमने इसके एक्सेलरेशन के बारे में बतलाया है कि उसकी वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट इस एक्सेलरेशन का कारण नहीं दिया, कोज क्या है ये नहीं बतलाया, कि इस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, या कोई इसको पुल कर रहा है या पुश कर रहा है, या इसको कोई अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ये सब हमने बात नहीं की है। सिर्फ हमने ये बता दिया कि ये कार कितने से एक्सेलरेट कर रही है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो पार्टिकल की तो पोजीशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के कारण चेंज होती रहेगी, बट उस एक्सेलरेशन का रीज़न या कारण कहीं नहीं डिफाइन किया जाएगा। डायनामिक्स कहाँ से स्टार्ट होगी, जहाँ से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम बोलेंगे कि अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ये सन मान लिया हमने सेंटर पे, ये अर्थ मान लिया, तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है। उसका रीज़न हम बोलते हैं कि ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो काजेज भी डिफाइन किया गया, मतलब अर्थ के मोशन स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, और उस मोशन का कारण क्या है उसके बारे में भी डिफाइन कर दिया जाए तो वो डायनामिक है। जैसे हम नॉर्मली वो कर सकते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पर, और उसमें रीज़न दे दूँ ड्यू टू दी फ्रिक्शन फोर्स, तो विद रीज़न मैंने मोशन को डिफाइन किया है तो वो डायनामिक है। सिर्फ हम मोशन की बात करें, रीज़न ना थे, तो वो काइनेमेटिक्स। क्लियर है। स्टैटिक्स में हमने को सीधा सा याद रखना है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा, यानी उसकी पोजीशन टाइम से नहीं बदलेगी। काइनेमेटिक्स में आपको ध्यान रखना है पोजीशन बदलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डायनामिक में भी क्या है, पोजीशन बदलेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दोनों में फिर डिफरेंस क्या होगा कि हम इसमें कॉजेज़ के बारे में डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कॉज बताएंगे। तो अभी जो फ़िलहाल जो चैप्टर आपका चल रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन,
उसमें हम काइनामेटिक्स का जिक्र कर रहे हैं। ये चैप्टर का ही नाम काइनामेटिक्स है, ठीक है। उसका एक पार्ट है स्ट्रेट लाइन मोशन। उसके बाद जैसे ही न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट होगा तो डायनामिक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था अपने पास मैकेनिक्स के पार्ट। इसके बाद आता है मोशन इन डायमेंशन। तो मोशन को हम डायमेंशन के आधार पर 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। उसमें सबसे पहले आता है 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन, 1D बोल सकते हो, 1 डायमेंशन मोशन। देखो 1 डायमेंशन मोशन का मतलब होता है कि जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या कोई सिस्टम रेक्टिलिनियर मोशन करता है या स्ट्रेट लाइन पाथ में चलता है, ठीक है। मोशन ऑफ द पार्टिकल इन स्ट्रेट लाइन। जरूरी नहीं है पार्टिकल हो, सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो उसका पाथ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। देखो जरूरी नहीं आप ऐसे याद करो, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, x, y और z। ये x मान लेता हूँ, ये y मान लेता हूँ, ये z मान लेता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट में से एक कोई कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज हो और 2 के बारे में आपको कोई नॉलेज ही ना हो, ठीक है। चाहे वो हो सकता है x चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हो सकता है वो y हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज हो सकता है z कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट यदि टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज हो तो उसको हम बोलेंगे 1 डायमेंशन मोशन। जैसे एक ट्रेन है स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है तो वो कैसा है, 1 डायमेंशन मोशन। जैसे कोई रोड है, जैसे हमने मान लिया कि एक रोड है, ये कोई रोड, ठीक है, ये हमने कोई रोड मान ली, तो रोड को हम किस में कंसिडर करेंगे, 1 डायमेंशन। उसका रीज़न है क्यों, क्योंकि हम इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा मानेंगे और विड्थ उसके कंपैरिजन में बहुत कम मानेंगे, इसलिए ये 1 डायमेंशन काउंट की जाएगी। यदि इसकी विड्थ है, मेजरेबल है, ठीक है, लेंथ के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ी या छोटी नहीं है, तो हम उसको 1D में काउंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से 2 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 2D मोशन बोल सकते हो। टू डायमेंशन मोशन में कि जब भी किसी पार्टिकल का मोशन इन प्लेन में हो जाए, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन प्लेन, इन प्लेन। इसका मतलब समझो, जैसे आपके पास ये P पार्टिकल है, ये P कोई पार्टिकल का नाम रख दिया या P पोजीशन पे है एक पार्टिकल, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्स वाई प्लेन के अंदर बात की कि ये एक्स प्लेन हो गया और ये वाई प्लेन हो गया, तो ये एक्स प्लेन से कितना डिस्टेंस दूर है, एक्स, और वाई प्लेन से कितना ऊपर है, वाई। तो इस पार्टिकल के इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स एंड वाई। तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इस पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करेंगे। तो यानी 2 कोऑर्डिनेट है जो टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज हो रहे होंगे और जो उस पार्टिकल की कोऑर्डिनेट या पोजीशन को डिफाइन करते हैं। इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। यानी हम ऐसा भी बोल सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि अपने पास 3 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और तीनों में से कोई 2 कोऑर्डिनेट आपके पास टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज हो, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, ठीक है, कोई भी 2 कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज हो, एक कोऑर्डिनेट क्या रहे, कांस्टेंट रहे या उसके बारे में कोई नॉलेज ही ना हो। जैसे अपने पास एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट हो गए
तो इसमें हो सकता है आपका एक्स वाई जेड में से एक्स वाई टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो, जेड के बारे में कोई नॉलेज ना हो, या हो सकता है वाई जेड आपके पास टाइम के साथ चेंज हो, एक्स के बारे में कोई नॉलेज ना हो। तो इस तरीके से कोई भी दो कोऑर्डिनेट हैं वो यदि टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होंगे तो हम उसको बोलेंगे 2 डायमेंशन मोशन। क्लियर है अभी? अब है 3 डायमेंशन मोशन। 3 डायमेंशन मोशन को हम बोलते हैं कि यदि कोई पार्टिकल किसी स्पेस में ट्रैवल करता है, जैसे इसके एग्जांपल समझो पहले। जैसे कोई भी रिंग है, रिंग कोई भी डिस्क, ठीक है, वो किस में आएगी? 2D में। सर्कल, स्पीयर नहीं, सर्कल, ठीक है, ये सब 2D एलिमेंट है। जैसे हम कह दें कि जैसे मैं बोर्ड पे चाक से लिख रहा हूँ, ठीक है, तो इसमें 2 कोऑर्डिनेट हैं, एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट और एक दूसरा मेरा परपेंडिकुलर। लेकिन जेड के बारे में जो इसके अंदर है वो कोऑर्डिनेट के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। जैसे एक बोर्ड पर कोई मक्खी बैठी है तो आपको 2 कोऑर्डिनेट नज़र आएंगे, एक तो ये परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर है, और दूसरा जो साइडों में से है, लेकिन अंदर का हिस्सा मक्खी का वो नज़र नहीं आ रहा होगा। इसी तरीके से अपने पास करते हैं 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन मोशन में अपने पास कोई भी पार्टिकल है या कोई भी सिस्टम है वो स्पेस में मोशन करे। 3 डायमेंशन मोशन। In 3 dimension motion, all 3 कोऑर्डिनेट, यानी ऑल 3 कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स वाई जेड चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ऑल 3 कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड तीनों ही चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या फिर यदि हम ये कहते कि एक पार्टिकल जिसका मोशन किस में हो? स्पेस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 3 डायमेंशन मोशन। जैसे बर्ड फ्लाइंग इन स्काई, ये 3D का एग्जाम्पल है। कोई भी स्पीयर वो 3D का है। कौन, ये 3D का एग्जाम्पल है। जैसे कोई भी स्पाइरल है, स्पाइरल उसके तीनों कोऑर्डिनेट नज़र आते हैं, वो 3D का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे कोई काइट है वो फ्लाई करे इन एयर, काइट फ्लाइंग इन एयर, वो 3D है। सिलेंडर 3D में आएगा। तो ये सब 3D ऑब्जेक्ट है, यानी इसमें तीनों कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट से चेंज होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? 3 डायमेंशन मोशन। इसके बाद भाई यदि हम बात करें मोशन की ही, तो मोशन को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, एक होता है सर्कुलर मोशन और एक होता है ऑसिलेशन। मोशन को भी हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया।
मोशन जो है उसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले आता है रेक्टिलिनियर, इसके अलावा इसको आगे जाके हम ट्रांसलेटरी के रूप में पढ़ेंगे। मोशन, कोई आपसे पूछ ले कि जी रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है या ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, दोनों में कुछ डिफरेंस वो मैं बतला रहा हूँ। देखो दोनों ही मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन, दोनों ही मोशन कैसे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, यानी 1 डायमेंशन मोशन में काउंट होंगे। ठीक है, फ़र्क क्या है, जैसे रेक्टिलिनियर मोशन में एक सिंगल पार्टिकल का मोशन किस में हो, स्ट्रेट लाइन में। जैसे लाइट है, लाइट फोटोन पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो एक सिंगल फोटोन पार्टिकल का पाथ किस में आ जाए, स्ट्रेट लाइन में, तो उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। इसलिए अपने पास हम लिखते भी हैं कि लाइट के पास रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में चलती है। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब क्या होता है कि अब की बार एक पार्टिकल नहीं है, अब की बार बहुत सारे पार्टिकल है। जैसे अपने पास ये चौक, ठीक है, ये चौक कितने पार्टिकल से मिलकर बना होगा, एक चौक में मिलियन बिलियन संख्या में पार्टिकल्स होंगे, और ये चौक किस में जा रहा है, सीधी रेखा में, तो इसका हर एक पार्टिकल भी किस रेखा में जाएगा, किस पाथ में जाएगा, स्ट्रेट लाइन पाथ में। यानी कोई ये चौक जो है वो इन्फिनिटी नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, और हर पार्टिकल, हर कंस्टिट्यूट ऑफ पार्टिकल का जो मोशन है वो किस में हो जाए, स्ट्रेट लाइन में। हर कंस्टिट्यूट पार्टिकल का मोशन किस में मिले, स्ट्रेट लाइन में, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। दोनों में डिफरेंस क्लियर ना, इसमें दोनों में मोशन किस में होगा, स्ट्रेट लाइन में, बट फ़र्क क्या है, इसमें सिंगल पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा और इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोशन किस में होगा, स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होगा, देखो सर्कुलर मोशन में क्या होगा, एक पार्टिकल है जो अपनी रेडियल के अलोंग मोशन करेगा, किसके अलोंग, रेडियल के अलोंग। ठीक है, एक पार्टिकल है जो अपनी रेडियल के अलोंग मोशन करेगा, मतलब रेडियस के अलोंग। ठीक है, जिसका एक्सेलरेशन हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होगा। क्लियर, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा नॉन जीरो होगी। नेगेटिव की तो बात ही बहुत दूर, नॉन जीरो होगी। यानी एक बात अपने दिमाग में मोटी सी याद रख लेना कि AC जब तक बना रहेगा तब तक ही सर्कुलर मोशन होगा। AC की वैल्यू जब भी जीरो हुई, सर्कुलर मोशन टूट जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। यानी सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए AC का होना ज़रूरी है। विदाउट AC सर्कुलर मोशन लाई नहीं करेगा। एक होता है इसी में ही रोटेशनल मोशन, ये भी इसी का पार्ट है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होगा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग सर्कुलर पाथ में हो। ये थोड़ा समझ के देखो, ये थोड़ा हम समझ के इस तरीके से देखते हैं। जैसे यहाँ पे रख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे एक बॉडी हम कंसिडर कर लेते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे हम एक बॉडी कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मतलब यहाँ से हमने एक आर पार छिद्र करके इसमें एक वायर या एक तार पास दिया है। जहाँ जो तार आपने पासा है उसको हम बोलेंगे एक्सिस। अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे, जैसे ये तार हमने इस तरीके से गत्थे में एक तार डाल दिया बीच में, और गत्थे को एक सिरे से पकड़ा और इस तरीके से घुमा दिया। सेम ऐसे ही इसको यहाँ से पकड़ा और इस तरीके से घुमा दिया। तो सेम देखो, इस पॉइंट को देखो और इस पॉइंट को देखो, क्या ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ बना रहा होगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट को देखो, क्या ये एक ऐसा सर्कुलर पाथ बना रहा होगा। हर पॉइंट एक आपस में एक सर्कुलर पाथ बना रहा होगा, किसके अलोंग, इस सर्कुलर, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग। यानी सभी सर्कल पाथ का सेंटर कहाँ से पास होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। उसको हम क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। इसके अलावा एक होता है ओसिलेशन। ओसिलेशन में क्या होगा, ओसिलेशन बहुत सिंपल सा मोशन है कि भाई जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करे, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अलोंग टू एंड फ्रो मोशन करे,
द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टू एंड फ्रो। और कहाँ से हो भाई वो? फ्रॉम द मेन पोजीशन। मेन पोजीशन यानी एक ऑब्जेक्ट का मोशन या एक पार्टिकल का मोशन किससे के अलॉन्ग हो? मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? ओसिलेशन। जैसे एक स्प्रिंग ले लिया आपने, ये एक स्प्रिंग ले लिया हमने, ठीक है, ये इसकी नेचुरल लेंथ, और जो नेचुरल लेंथ है वही मेन पोजीशन है। यहाँ से हमने किसी रिजिड स्पोर्ट से लगा दिया इसके आगे। अब मैंने स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से खींचा आगे, तो ये आ गया ये ट्रू। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स है जो इसको अंदर की तरफ खींचेगा। तो ये जैसे ही हम खींचेगा तो ये यहाँ पे आके नहीं रुकेगा बल्कि थोड़ा अंदर की तरफ जाएगा। तो ये मेन पोजीशन से आ गया फ्रो, ठीक है। फिर जैसे ये अंदर की तरफ ज़्यादा गया तो बाहर की तरफ फिर रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा। तो ये कहाँ आएगा? मेन पोजीशन से, लेकिन मेन पोजीशन पे आके रुकेगा नहीं, तो ये कहाँ चला जाएगा? टू। तो ये मेन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ओसिलेशन, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो एफ डायरेक्टली एक्स की पावर एन माइनस का, ठीक है। डायरेक्टली को हटा के आप कोई कांस्टेंट लगा सकते हो, एफ माइनस के एक्स की पावर एन, और के यहाँ पे क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है भाई। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे आपकी यूनिट में। तो इससे आगे हम कल जैसे हम चल रहे थे स्पीड और वेलोसिटी पे, उससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई।